So, hello 9th standard, welcome back to the Crystal Concept and this is Shubham Jain and today we are going to discuss semester 2 examinations के लिए ज्योमेट्री का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम वो सारे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और दिस क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सको। ध्यान रखना इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अगर आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हो रही है, आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, तभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना। इतना मेरा गारंटी, मतलब आप समझ जाओ कि ये सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है और बहुत फायदेमंद होने वाला है। एग्जाम होने के बाद आप गारंटी देता हूं इस चैनल पे आके, इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि सर आपकी वजह से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई और हमारा पेपर बहुत अच्छे से गया। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ओके, सो दिस इज द टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एंड ये आपके एग्जाम के पेपर के पैटर्न के अनुसार है पूरा का पूरा पेपर। ओके, सो लुक एट दिस इज क्वेश्चन पेपर जिसमें सबसे पहला सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड। जहां पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। पहले समझो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। लुक एट दिस इज अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सारे एंगल्स आपको पता है ये एंगल्स होते हैं बराबर। इन एंगल्स को अगर आप डिवाइड करते हो दो इक्वल हिस्से में, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटने वाले को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। मान लेते हैं मतलब इस एरो ने एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। उसी तरीके से ये वाला एक और एरो बनाया, इसने भी एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। उसी तरीके से इधर से एक और एरो बनाया हमने और इस एरो ने भी एंगल को क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। तो एंगल को दो हिस्सों में बांटने वाले को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। और जहां पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं, इन सेंटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वापस सुनना, जहां पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर था। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर के कॉन्करेंस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। सेकंड वाला क्वेश्चन, बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर। कोन के बेस का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कोन कैसे दिखता है, कोन इस प्रकार का दिखता है और कोन का जो बेस है उसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहां तक समझा? देखो डायग्राम पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझाना आपको, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है और वर्टिकल हाइट कितना है कोन का, वर्टिकल हाइट है उसका 4 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट मतलब यहाँ से लेके या वर्टेक्स से लेके नीचे तक का कितना है, 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, बच्चों? क्वेश्चन में निकालने बोला स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट का मतलब होता है ये वाली हाइट आपको निकालने बोली है। तो अच्छे से देखो, ये स्लैंट हाइट है, यहाँ पे भी है उधर भी है। तो स्लैंट हाइट का मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये वाली आपकी स्लैंट हाइट हो गई, ये आपका हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर और ये आपका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मतलब क्या, रेडियस है ना, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड स्लैंट हाइट। ओके, बट आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना, इतना फॉर्मूले को दिमाग क्यों रखना भाई। सिंपल सा आपको ट्रायंगल दिख ही रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आपको एल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, परफेक्ट, एल का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ पे अगर यूनिट सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी आएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। तो इस तरीके से हमने ये स्लैंट हाइट वाला भी क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया बढ़िया तरीके से। अंडरस्टैंड? सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन आप चेक करो क्या दे रखा है आपको। यहाँ पे आपको इसमें दे रखा है cos 28 डिग्री अपॉन sin 62 डिग्री कितना होगा। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का अगर सम
ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। और अगर दो चीजें बराबर है और उनका ही अगर आप रेशो ले लेते हो, जैसे कि मैं बोलूं ए बी के बराबर है और ए अपॉन बी का रेशो अगर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1। दो इक्वल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो। वापस सुनना, दो इक्वल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है 28 और यहां पे क्या लिखा हुआ है 62 और इन दोनों को प्लस करो, 28 प्लस 62 तो 8 और 2 10, 1 कैरी हो जाएगा, 6 और 1 8 और जो 1 कैरी हुआ था मिलके हो जाएगा 90। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब कॉस ऊपर है नीचे साइन है, दोनों सम का 90 डिग्री है, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। वापस सुनो, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, और इन दोनों का सम आप करोगे कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री, मतलब आपस में बराबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, साइन 35 किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 55। क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों का सम करके देखो 90 डिग्री आ रहा है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उल्टा भी चलेगा, अंडरस्टैंड, उल्टा भी चलेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि इसका और इसका सम करके देखो कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ओके, अब मेरा आपको क्वेश्चन है कि क्या ये एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आपको बताना है कमेंट करके। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये एक दूसरे के बराबर होंगे। चलो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 45 प्लस 35, वेरी गुड, 80 डिग्री आ रहा है। मतलब ये आपस में बराबर नहीं होंगे। और अगर ये दोनों, जैसे ये दोनों आपस में बराबर आए क्योंकि सम 90 डिग्री आया, तो आपको अगर क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री मिलेगा तो आप आंसर कितना लिखोगे, 1। क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो क्वांटिटी का वैल्यूज अगर क्या है, सेम है, तो उनका रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। हो गया यहां तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको, एक बार इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फोर्थ वाला, what is the form of coordinates of the point on the y axis। y axis पे जितने भी पॉइंट्स है उनका फॉर्म किस टाइप का होगा। देखो y axis पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, y axis पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका x हमेशा 0 होगा। जैसे पहला पॉइंट होगा तो 0,1, फिर होगा 0,2, फिर होगा 0,3। मतलब आप देख पा रहे हो उसका x हमेशा क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, y एक्सिस वाला 0 होगा। तो इनको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इनका जनरल फॉर्म होगा 0,y। कैसा होगा, 0,y। तो y एक्सिस पे आने वाले सारे पॉइंट का जो फॉर्म होगा वो होगा किस फॉर्म में, 0,y के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, 0,y। और अगर मैं आपको पूछूं कि x एक्सिस पे आने वाले पॉइंट का फॉर्म कैसे होगा, तो 1,0, फिर 2,0, फिर 3,0। तो मतलब इसका जो फॉर्म होगा वो होगा x,0 के टाइप का। कैसा होगा, x,0 के टाइप का। इतना सिंपल है। चलो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको मैं बताना चाहूंगा सो दैट आप एग्जाम के लिए पूरे तरीके से रेडी हो। सर्कमसेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। पहली बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल पे अगर हम किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहला वाला ड्रॉ कर दिया, फिर इस वाली साइड पे ये वाला ड्रॉ कर दिया, फिर इस वाली साइड पे ये वाला ड्रॉ कर दिया। जहां पे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ट्रायंगल के अंदर ही होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसके सारे के सारे एंगल कितने डिग्री से, 90 डिग्री से छोटे हो, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अंडरस्टैंड। सेकंड, सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज लाइज ऑन द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस पे कहां पे, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। मतलब समझो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कौन सा, ये वाला है। तो इसका सर्कम सेंटर हाइपोटेनियस के बीचों बीच लाई करेगा राइट एंगल ट्रायंगल के।
और सर्कम सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है मतलब एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो आपका सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, मतलब कहीं इस तरफ लाई करेगा। बात समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कम सेंटर। अब बात करेंगे इन सेंटर का। इन सेंटर हमने देखा था कैसे बनता है, जहां पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां पे बनता है इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर। तो इन सेंटर कोई भी टाइप का ट्रायंगल डजंट मैटर, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो भी अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो भी अंदर, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो भी इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। ये पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना, समझ लेना। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाया है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे, हम एक तरीके से रिवीजन कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, और आई होप सो आपको ये रिवीजन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक ही वीडियो के थ्रू आपका पूरा का पूरा मैथ्स 2 का प्रैक्टिस होने वाला है। तो अब तो आप लाइक करना बनता, आपको समझ गया किस लेवल पे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये एमसीक्यू सारे कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1 का बी क्वेश्चन से और सॉल्व करना इनको शुरू करते हैं। 1 का बी वाला, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम पता करना है। आई होप सो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों। देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, प्यारे बच्चों क्या बोला, प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब। एल क्यूब मतलब साइड का क्यूब। आपको पता है क्यूब के पास साइड होती है, करेक्ट है, उसका क्यूब करना है। साइड कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, यहां पे लिख लेते चलो पहले का आंसर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होता है, साइड क्यूब, या यू कैन राइट इज एल का क्यूब। अंडरस्टैंड? तो साइड कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का क्यूब विच इज बिकम 125। 5 का क्यूब मतलब कितना, 5 को आपको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 125। बट सबसे बड़ा मिस्टेक जो होता है यूनिट का, यहाँ पे मुझे बताओ 5 का यूनिट क्या था, मीटर था, तो आंसर में क्या आएगा, मीटर का क्यूब, क्योंकि आपने वॉल्यूम निकाला। एरिया निकालते तब हम लिखते मीटर का स्क्वायर, बट आपने क्या निकाला, वॉल्यूम, तो आपको यूनिट लिखना जरूरी है, दैट इज मीटर का क्यूब। और बहुत सिंपल सा सवाल था जो हमने 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर दिया। तो आई होप सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, OAM is 40 degree, OAM is 40 degree, then what is the value of OMA? बड़ा सिंपल सा बात है यार, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो एक बार डायग्राम वापस से मैं आपके लिए यहाँ पे समझने के लिए बना देता हूँ। O is the center, चलो O is the center, M is the मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पे AB क्या है, AB इज कॉर्ड है, और M क्या है, उसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे M क्या है, मिड पॉइंट है, कॉर्ड कौन सा, AB का, कॉर्ड का। तो मिड पॉइंट है मतलब ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा। सही बात है कि नहीं है? OMA is the 40 डिग्री, यहाँ पे OMA कितना डिग्री है, 40 डिग्री। लेट्स से ये दिस इज योर 40 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OMA? OAM is 40 डिग्री, OAM is 40 डिग्री, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OMA? तो OMA का वैल्यू क्या होगा, ये वाले का वैल्यू। पूछा, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये इस कॉर्ड के कहां पे टच कर रहा है, मिड पॉइंट पे टच कर रहा है। कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करने के बाद कॉर्ड के मिड पॉइंट पे टच करती है, इसका मतलब वो सेगमेंट कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है। वापस सुन ला, कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से किसी भी सामने वाली कॉर्ड के मिड पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट मतलब कॉर्ड को 2 हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट पे, तो वो लाइन, वो सेगमेंट कोड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहां पे हमें समझ में आ गया कि एंगल OMA 90 डिग्री होगा, और रीजन लिखोगे, सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या बोला मैंने, सुना आपने? नहीं सुना तो रिपीट करके सुन लेना, और ये लाइन आपको लिखना है। सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड, to its midpoint of its chord is perpendicular to the chord। सिंपल था, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आप सभी को पता है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिखने जाऊंगा तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा। मान लो पहले पॉइंट पे 2 बोला, चलो दूसरे को 4 बोल देते हैं, फिर 6 बोल देते हैं। तो आप देख पा रहे हो
एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। वापस सुनना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक्स एक्सिस की पहचान क्या है, वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और यही है हमारे एक्स एक्सिस का इक्वेशन, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 कैसे होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर मैं पूछूं y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो बच्चों ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 0, भूलना मत। y एक्सिस का होता है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस का होता है y इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल लर्न कर लेना। और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन, मतलब हम इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, बट यहाँ पे हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है व्हाट नॉट डिफाइन। चलो आपको मैं चैलेंज देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि साइन लेट्स से साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कमेंट करना। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कमेंट करना। ये क्या लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन मार्क करना है भाई, किसने देखा तो नहीं ना, हाँ किसने देखा ना, हाँ क्वेश्चन मार्क किया मैंने आपके लिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कमेंट करके बताओ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारे फॉर्मूले प्लीज याद कर लेना। यहाँ पे वॉल्यूम्स के तो फॉर्मूले, अभी वॉल्यूम तो हमने यूज किया था, किसका वॉल्यूम यूज किया था, क्यूब का वॉल्यूम यूज किया था, तो वॉल्यूम के तो दिए हुए, उसके साथ साथ सरफेस एरियाज के फॉर्मूलेज भी दिए हुए, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूले बोलूं, मतलब देखो सारे करने हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं आपको जो करने ही चाहिए आपको, तो यहाँ पे वो फॉर्मूलेज हो जाएंगे आपके, एक तो ये वाला, बट नॉट दैट मच, बट यस, एक ये वाला तो आपको करना है। उसके बाद आपको ये पूरे फॉर्मूले तो अच्छे से करने ही है, सिलेंडर वाले तो, ठीक है ना। तो जो मैंने गोल किया है वो वाला तो आप अच्छे से कर ही लेना। और वॉल्यूम के तो तीनों के याद होने चाहिए। वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि वॉल्यूम के फॉर्मूले पे बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना आप, अभी आने वाला है काम, आगे क्वेश्चंस आने वाले वॉल्यूम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आपको ग्राफ पेपर का यूज नहीं करना है। ओके, स्टेट द विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, ऑन विच एक्सिस, या फिर कौन से एक्सिस पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक्सिस के बारे में, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो आपको पता है ये वाले एक्सिस पे सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, ये वाले वाई पे भी सारे पॉइंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये वाले पे सारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये वाले वाई एक्सिस पे सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये तो आपको पता है। तो अगर मैं पूछूं आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एक्स एक्सिस भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, पॉजिटिव होता है। एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। और अगर हम बात करें x एक्सिस के ऊपर की, तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा ना, वो आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा, x, 0, मतलब उसका सेकंड कोऑर्डिनेट, देख लेना मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, उसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब समझ जाना वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, ये बात को समझना। और अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, तो वो आपको ऐसे इस तरीके से लिखा होगा 0, y, जिसका आपको x कोऑर्डिनेट हमें 0 मिलेगा। तो हम चलो चेक कर लेते कि पहले x एक्सिस का या y एक्सिस का पॉइंट पता कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 लिखा हुआ दिख रहा है, दूसरा पॉइंट कुछ तो कुछ है। 0 कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट पक्का कौन सा है, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ऑन y एक्सिस। दूसरा 0, ये तो सब बच्चों को पता है, इसका मतलब है ओरिजिन, मतलब x और y जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जहां पे x और y मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ ये पॉइंट क्या होगा, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, दैट्स इट, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल था। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने समझाया है अच्छे से कर लेना। दिस इज वेरी IMP, 2-3 बार समझ लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना अगर नहीं समझा हो तो आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ओके, अगले सवाल के ऊपर बढ़ने के पहले इन सबको हम हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा खूबसूरत माहौल बनाते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन दे रखा है ओके, पहले हम जो डायग्राम है वो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे
मैं थोड़ा सा सर्कल आपको समझे उतना बना रहा हूँ, डायग्राम तो आप देख ही पा रहे हो डायग्राम कौन सा दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल है, दूसरा वाला रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये कॉर्ड है ग्रीन कलर का जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, और इस सेंटर हमारे पास O नाम का सेंटर है, यहाँ पे जो पॉइंट है P है, यहाँ पे जो पॉइंट है Q है, और यहाँ पे जो पॉइंट है A, और यहाँ पे पॉइंट है B। और आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको प्रूव करना है AP इज इक्वल टू BQ। क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू BQ। AP कहाँ है डायग्राम में, पहले AP ढूंढो कहाँ है, ये रहा AP, और BQ का ये रहा BQ। इन दोनों को प्रूव करना है कि दोनों बराबर है। इसके लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब आप जो खुद बनाने वाले हो, कंस्ट्रक्शन है कनेक्ट सेंटर O ऑफ सर्कल टू कॉर्ड AB। कनेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल, कनेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड AB एट मिड पॉइंट ऑफ AB, एट मिड पॉइंट ऑफ AB, समझा, एट मिड पॉइंट ऑफ AB। मतलब यहाँ पे ये है सिंपल सा कि O को कनेक्ट करना है AB से, और कनेक्ट करते समय ध्यान रखना AB जो का ये वाला जो पॉइंट है ये AB का मिड पॉइंट होना चाहिए, AB का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो सर्कल है, कोड AB इज बिगर इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल इन द पॉइंट PQ शो दैट ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कैसे सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है इन दोनों सर्कल का एक ही सेंटर है, और वो सेंटर कौन सा है, O एज अ सेंटर है, ठीक है। अब हमने O से AB पे क्या ड्रॉ कर दिया है, एक सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमने सेगमेंट ड्रॉ किया, लेट से वो D पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो OD नाम का जो सेगमेंट बना है वो हमारे AB के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे आपको पता है O जो है हमारे बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है और छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है। इसका मतलब यहाँ पे जो OD है हमारे छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है PQ, P से लेके Q तक का जो डायमीटर है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके, ये कंस्ट्रक्शन को किससे कनेक्ट किया है, हमने सेंटर से कनेक्ट किया है। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो हम कॉर्ड के सेंटर, देखो किसी भी, मैं वापस आपको बता रहा हूं यहाँ पे, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसी के कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो सेगमेंट जो होता है कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है। कॉर्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स, मिड पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, टू इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। समझ में आया आपको, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसी के कॉर्ड के मिड पॉइंट तक जो सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं वो उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है। यहां तक समझे आपको, यस क्लियर है यहां तक, ठीक। अब यहां पे दूसरी बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेरे को बताओ कि ये तो परपेंडिकुलर आपका हुआ ही है, और ये हमने ड्रॉ किया, कनेक्ट किया, किसको कनेक्ट किया है, ये हमने मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया इसके। तो अगर यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, इफ आई से दैट कि PD इज इक्वल्स टू DQ, हाँ भाई PD DQ के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट भी है और साथ साथ तो सेगमेंट परपेंडिकुलर भी है। यहां तक क्लियर हो गया। उसी तरीके से कैन आई से दैट AD इज इक्वल्स टू DB, क्योंकि ये इसका भी मिड पॉइंट है, बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड को भी मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है, दोनों के मिड पॉइंट ही होगा, तो AD इज इक्वल्स टू DQ हो जाएगा। तो यहां से आपको 1 मिलेगा और यहां से आपको 2 मिल जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करना है, तो मतलब AD में से माइनस करेंगे PD, और उसी तरीके से DB में से माइनस करेंगे DQ। अब आप खुद डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे जो AD है, अगर इस AD में से आप PD को हटा दो तो क्या बचेगा, AP बचेगा। तो AD में से PD हट गया तो बच गया AP, और उसी तरीके से DB में से अगर आप DQ हटा दो तो क्या बचेगा, QB बचेगा। और यहाँ पे हमारा हो गया, ये प्रूव हो गया कि AP जो है हमारा QB के बराबर होगा। दैट्स इट। तो ये सिंपल सा था, बट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन वगैरह करके रखना है। इसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, टीचर इसको थोड़ा वो डाइजेस्ट वगैरह से देख के लिखाएगी, थोड़ा अलग तरीके से लिखाएगी, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है,
आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है एमटी को। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ साइन 20। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। मैंने बोला दोनों एंगल का सम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप बताओ ये 20 है तो यहाँ पे कितना लिखूं कि सम 90 डिग्री हो जाए, 70 डिग्री। बहुत बढ़िया, कितना लिखेंगे, 70 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे इंटू होना चाहिए। उसी तरीके से एक फॉर्मूला और याद रखना, tan 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। यहाँ पे ध्यान रखना बीच में क्या है, इंटू है। यहाँ पे कैसा था, इक्वल टू के इधर दोनों चीजें लिखी हुई थी, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड में लिखी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर tan 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा 1 है तो ये 1 कब होगा, जब यहाँ पे लिखा हुआ एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा और यहाँ का थीटा, दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तब ये tan 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, तभी तो 90 हो पाएगा। ये फॉर्मूला भूलना मत। tan अगर है तो बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू इधर 1 होगा, और साइन कॉस है तो बीच में इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फॉर्मूला भूलना मत, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख के देता हूँ फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा, ये फॉर्मूला है 1 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये बराबर होते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, और यहाँ पे लिखे हुए एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। दो अलग अलग बातें, ठीक है, बट फॉर्मूला समझना, tan के फॉर्म में थोड़ा सा अलग है, कॉस साइन के फॉर्म में अलग है। ओके, तो ये भी हमारा इजीली हो गया। ठीक है, ये हमने अभी सीखा था क्वाड्रेंट बताना, तो हम आपने अच्छे से सीख लिया। ये भी सर्कल वाला हो गया हमारा बढ़िया से, और tan वाला भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बी, टोटल 8 मार्क्स का 4 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने, एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकालने बोला है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका एक साइड आपको दे रखा, क्यूब का तो एक ही साइड होता, सारी साइड एक जैसी होती तो एक ही देंगे। तो क्यूब का टोटल, क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। तो क्यूब में टोटल सरफेस 6 होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा आपका दैट इज 6L का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 600। समझ में आ गया, इतना तो सिंपल है। अब यूनिट क्या दे रखा, सेंटीमीटर, तो आंसर में सेंटीमीटर क्यूब लगाना भूलना मत, एंड दिस इज योर फर्स्ट वन का आंसर। सिंपल था, इजी था, यस बहुत इजी था, और आई होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा ये वाला, तो ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो आप क्या है यहाँ पे, इन द फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ओपी इज अ परपेंडिकुलर टू सीडी, आप डायग्राम में देख सकते हो ओपी सीडी के परपेंडिकुलर है। ओडी क्या है, ओडी देखो, ओडी का लिखा हो, ओडी इज 10 सेंटीमीटर एंड ओपी कितना 8 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू निकालना है सीडी का। वापस से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ऐसे अभी हमने कर चुका हूं, मैंने आपको समझाया था। सर्कल देखते हैं, सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे अच्छा से, सेंटर ले लेते हैं सर्कल का, और ये हम कॉर्ड बना देते हैं। कॉर्ड से, सेंटर से कॉर्ड तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है ओपी, और कॉर्ड का नाम है सीडी। ठीक है, और ओ को डी से कनेक्ट कर दिया है, और ओडी का जो वैल्यू दे रखा है 10 दे रखा है, और ओपी का जो वैल्यू दे रखा है 8 दे रखा है, और आपको सीडी का वैल्यू निकालना है, मतलब पूरे कॉर्ड का वैल्यू निकालना है। तो पहले इस बात को समझो, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल देंगे और इसका डबल कर देंगे तो हमें सीडी मिल जाएगा। ऐसे क्यों, समझो। मैंने बताया था कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे जो सीपी है वो हमारे पीडी के बराबर है। अगर हम यहाँ पे पीडी निकाल देते हैं और पीडी का डबल कर लेते हैं तो हमें अल्टीमेटली सीडी तो मिल ही जाएगा। समझदारी वाली बात है कि नहीं है कि नहीं है। तो पहले हम पीडी निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ओपी जो है वो हमारे सीडी के परपेंडिकुलर है, ये बात गिवन है। और अगर ऐसा है तो जो सीपी होगा वो हमारे पीडी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है मिड पॉइंट हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड
बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब किसी भी सर्कल के सेंटर से उसी सर्कल के कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ये हमने लिखा यहाँ पे। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओपीडी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरा लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर, फिर बेस कितना है, पीडी का स्क्वायर, प्लस हाइट कितना है, ओपी का स्क्वायर। डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ओडी का वैल्यू 10 है, पीडी का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, पीडी बेस था, और ओपी का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सभी को पता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, पीडी वैसे के वैसे, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब 64 प्लस में इक्वल टू के उधर भेजेंगे, और 100 में से 64 माइनस होगा, पता ना साइन चेंज होकर उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 100 में से 64 का 36 आया, तो पीडी स्क्वायर का वैल्यू आया 36। तो पीडी स्क्वायर का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो पीडी का वैल्यू हो जाएगा 6, क्योंकि आपको पता 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में यूनिट दे रखा सेंटीमीटर, तो जो भी आपका आंसर आया उसमें सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। बट हमारा यहाँ तक काम नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन देखोगे तो हमें सीडी निकालने बोला है, अभी तक तो हमने पीडी निकाला है, लेकिन आपको पता है पीडी का डबल क्या होगा, पीडी का डबल होगा सीडी। पीडी का डबल क्या होगा, पीडी का डबल होगा सीडी। तो यहाँ पे जो हमारा सीडी का वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स ऑफ पीडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P इज मिड पॉइंट, जो हमने पहले भी ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। P इज मिड पॉइंट तो डबल हो गई, तो CD इज इक्वल टू 2 इंटू 6 एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर इज योर वैल्यू ऑफ CD। सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर नहीं समझा वापस से पीछे जाके देखो, बट बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ओके। Identify which of the following equations have graph of parallel to x-axis और parallel to the y-axis। मतलब दो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, इन दोनों इक्वेशन से किसका ग्राफ x-axis के पैरेलल है और किसका ग्राफ y-axis के पैरेलल है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट्स दे देते हैं थोड़े से, 1 2 3 यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 1 2 मतलब माइनस में, यहाँ पे हम दे देते हैं 1 2 3, यहाँ पे समझने के लिए -1 -2 -3 आप अच्छे से देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, बट स्टिल आप ड्रॉ करके अच्छे से और समझा सकते हो। x इज इक्वल टू 4 दे रखा, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कौन सी होगी, तो x इज इक्वल टू 4 तो लगभग यहाँ पे आएगा, तो x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी, जो आपके x के 4 में को कट करके जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 वाली जो लाइन है वो हमारे y एक्सिस के क्या है, आप अच्छे से देख पा रहे हो, वो हमारे y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है कि नहीं है, किसके के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। तो x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी, वो होगी पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसके पैरेलल है। तो ध्यान रखना x इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा कहीं पे भी लिखा हो तो समझ जाना वो लाइन हमारे y एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी, ये बात को समझ जाना। और यहाँ पे वाले लाइन देखो क्या लिखा, y -6 इज इक्वल टू 0। आप सभी को पता -6 इक्वल टू किधर जाके क्या होगा, +6। तो y इज इक्वल टू 6 मतलब y इज इक्वल टू 6 तो आपको पता यहाँ कहीं होगा, और वो लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, दैट इज y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन। तो अब मुझे बताओ ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो ये वाली लाइन होगी हमारे पैरेलल टू x एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर आपको ऐसे लिखे y इज इक्वल टू कांस्टेंट तो समझ जाना वो x एक्सिस के पैरेलल है, और x इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो y एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल सा था, आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे मैं समझा रहा हूं अच्छे समझना, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया निकलना है जिसका रेडियस आपको दे रखा, मैंने बोला फॉर्मूले याद कर लेना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वेरी गुड, 4 पाई r का स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और रेडियस का वैल्यू दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 लिख देंगे, दैट्स इट। सिंपल सा था मामला यहाँ पे। अब बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 16, 16 4 = 64, और साथ में बचेगा 22 और डिवाइड बाय 7। अब आपको 64 × 2 करना, 22 करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है, और कमेंट करके आपको बताना। आई होप सो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आपको आता है, ठीक है। इतना तो मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, डिमांड कर ही सकता हूँ भाई, इतना तो आपको करना चाहिए, ओके। कमेंट करके बता दोगे, पक्का पक्का प्रॉमिस, ठीक है।
नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे वापस से ट्रायंगल दे रखा है आपको, यहाँ पे इस प्रकार को कोई ट्रायंगल है आपको दे रखा है, आर है, क्यू है, पी है। सबसे पहले बोला साइन पी निकालना। पहले साइन पी लिखने के पहले हम साइन लिखेंगे और अपने दिल को पूछेंगे, अपने जमीर को पूछेंगे कि साइन का डेफिनेशन क्या होता है। बहुत बढ़िया, साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट, बहुत बढ़िया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनुस जो भी आपको बोलना, हाइपोटेनुस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब हम बोलेंगे कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल है पी, तो अब लिखेंगे साइन पी। अब मुझे बताओ साइन पी, पी का ये रहा लो पी। अब पी के सामने वाली साइड मतलब अपोजिट साइड कौन सी है, आर क्यू, तो अपोजिट साइड ऊपर आएगी आर क्यू। उसके बाद हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो कौन सा हाइपोटेनस है, पी क्यू। दैट्स इट, ये हो गया पहले का आंसर। चलो दूसरे का आंसर देखते हैं, कॉस क्यू, कॉस क्यू। क्यू लिखने के पहले कॉस लिखेंगे और अपने जमीर को पूछेंगे कॉस का डेफिनेशन क्या होता है। नहीं याद है तो याद कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो। कॉस का डेफिनेशन होता है बहुत बढ़िया, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनुस। अब आप बोलोगे एडजेसेंट साइड क्या होता है, उसको पता करने के लिए पहले अपने जमीर को पूछो एंगल कौन सा बोला क्वेश्चन में, क्यू एंगल है, तो अब यहाँ पे क्यू लिखो। अब बताओ क्यू एंगल किधर है, ये रहा, क्यू एंगल किधर है, ये रहा। अब क्यू के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड ये होगा। आप बोलोगे ये क्यों नहीं होगा, अरे भाई ये तो हाइपोटेनस है, और ये क्यों नहीं होगा, अरे ये तो अपोजिट है, इतना कॉमन सेंस है, अपोजिट है, तो ये वाला हमारा अपोजिट एडजेसेंट साइड होगा। और कौन सा साइड है, ये आर क्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर क्यू। और हाइपोटेनस तो वही सेम रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री सामने वाला पी क्यू, तो आर क्यू अपॉन पी क्यू। सिंपल था कि नहीं था, सिंपल था कि नहीं था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था दोस्तों। देखो हो जाएगा, 2-2 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 10p। चलो अपने जमीर को वापस से पूछो, 10 का डेफिनेशन पूछो। 10 का डेफिनेशन बहुत बढ़िया, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बट एंगल कौन सा पूछा है, एंगल पूछा है पी वाला एंगल। चलो डायग्राम में चलो, डायग्राम में चलो, पी एंगल ढूंढो बच्चों, पी एंगल ये रहा, पी का अपोजिट साइड है आर क्यू, आर क्यू लिखेंगे, और एडजेसेंट साइड होगा पी आर, पी आर। आप वापस पूछते हो ये क्यों नहीं एडजेसेंट, अरे ये हाइपोटेनस है, बच्चे गलती करते हैं, बट ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये होगा हमारा पी आर, तो यहाँ पे आएगा पी आर। और फोर्थ वाला भी पूछा 10 का, तो डेफिनेशन तो थोड़ी बदलेगा, डेफिनेशन एंगल पे डिपेंड नहीं है, डेफिनेशन एंगल पे डिपेंड है क्या, नहीं है। तो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है हमारा 10Q। तो यहाँ पे पहले 10 लिखेंगे और अपने जमीर को पूछेंगे 10 का डेफिनेशन, बहुत बढ़िया, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बट एंगल कौन सा दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो क्यू लिख दिया। अब क्यू के हिसाब से, अब क्यू के हिसाब से हमें साइड के बारे में पता करना है। क्यू के हिसाब से, भाई क्यू के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, पी आर होगा, और एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, आर क्यू होगा। ये हमने लिख दिया और ये भी हमारा हो गया। तो ये बहुत सिंपल था, बहुत अच्छे से था, डायग्राम अच्छे से समझना, अपोजिट एडजेसेंट वगैरह फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, आपके सामने ये रहा, ठीक है। हृदय के गहराई से मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूं और आप समझना जरूर पूरा का पूरा सवाल। क्या दिया है, द कैपेसिटी ऑफ टैंक विथ डायमेंशंस दे रखा है। कैपेसिटी पूछा, कैपेसिटी जब भी लिखा रहे, कैपेसिटी नाम का वर्ड आपको जहां पे भी दिखे समझ जाना, वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की। जहां पे भी आपको कैपेसिटी वर्ड दिखे, कौन सा वर्ड दिखे, कैपेसिटी, समझ जाना उस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब जो टैंक है उसमें 3 डायमेंशन दे रखे, 1 2 3, मतलब टैंक का शेप कैसा है, क्यूबॉइडल शेप है। कैसा शेप है, क्यूबॉइड शेप है। कैसा शेप है, क्यूबॉइड, मतलब आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, लेकिन आप सभी को पता है टैंक का शेप कैसा है, क्यूबॉइड शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्यूबॉइड है, तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जब भी कैपेसिटी समझे वॉल्यूम, चलो लेंथ का वैल्यू 2 मीटर, 2 मीटर लो 2 लिख दिया, फिर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बट यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ 60 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो 2 पॉइंट पीछे आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.60, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करना मतलब 2 जीरो में 2 पॉइंट पीछे आना, तो यहाँ पे होगा 0.60। ध्यान रखना, अगर 2 यूनिट मीटर में दिया तो दूसरे वाले यूनिट को भी मीटर में बनाओ, या फिर सारे यूनिट को सेंटीमीटर में बनाओ। तो ध्यान रखना सारे यूनिट सेम फॉर्म में होने बड़ा जरूरी है, या तो मीटर वालों को सेंटीमीटर करो या तो सेंटीमीटर को मीटर करो।
करो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मीटर को सेंटीमीटर करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करके ये काम आसानी से कर सकते हो और फिर जो भी आंसर आएगा मीटर में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 मीटर है, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 1.5 मीटर है, 1.5 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो चला जाएगा पॉइंट को हटाने में और दूसरा जीरो ऊपर लग जाएगा, तो ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 60 सेंटीमीटर तो पहले से सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारा होगा 200 इंटू 150 इंटू 60। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 15 30, 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 होगा 180। अब जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो पहले 180 लिख दो, पहले 180 लिख दिया, सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया, इसके लिए 180 लिख दिया और ऊपर के जो भी जीरो हमारे हमने नहीं लगाए वो 4 जीरो वापस से ऊपर लगा दो। दैट्स इट, ये इतना काम हो गया। बट जो आंसर हमारा आएगा वॉल्यूम है, तो हमने सेंटीमीटर यूनिट लिया था बराबर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने में, तो आप आसानी से इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1 मीटर डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे ध्यान दो 1800000, यहाँ पे जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है वहां लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 100 मीटर और ऊपर पावर कितना आएगा, क्यूब आएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 मीटर, वो यहाँ पे अंदर लिखा, ऊपर पावर क्यूब लिखा। अब देखो 1800000 और देखो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर मैं उसका क्यूब करूंगा तो 2 जीरो के 3 गुना जीरो हो जाएंगे, मतलब 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो के 6 जीरो हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स जीरो हो जाएंगे। अब जीरो से जीरो कट कर सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से, जितने जीरो ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। अब देखो ऊपर क्या बचा, 18 बचा और नीचे 10 बचा, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा फिर जीरो यहाँ पे कट होगा, तो ये 1.8 आ जाएगा। और यूनिट में अब आप सब लिख सकते हो मीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन करने का खेल खेल सकते हो। दैट्स इट। अगर आप मीटर में करते हैं तो यह जल्दी आंसर आ जाता, सेंटीमीटर क्यूब में करते हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट फॉर्मूला लगाना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, बट ध्यान रखना सबसे मेन बात क्या थी कि तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप सेम करो, पहले तो सेम नहीं है तो क्या करोगे, सेम करोगे। क्या करोगे, सेम करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर अपना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बढ़िया से बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया है। सबसे पहला इक्वेशन, सबसे फर्स्ट इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा, वो लिखा है x + 4 = 0। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंजमेंट करना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना है, +4 है इक्वल टू के जाके हो जाएगा -4, तो ये बन जाएगा x = -4। ये आपको सबसे पहले करना है। वैसे यहाँ पे -1 है इक्वल टू के इधर भेजना है, तो ये बन जाएगा y = +1। जैसे यहाँ पे +3 है तो इसको इक्वल टू के इधर भेजोगे तो ये 2x इधर रह जाएगा, +3 इधर जाके -3 हो जाएगा। अब देखो x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे जो इक्वेशंस थे वो कुछ इस तरीके से दिखने लगे हैं। अब इनका हम जो ग्राफ है, ग्राफ में इसको शो कर सकते हैं। एक और बचा हुआ हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, -15 इधर आके +15 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर 3 बचेगा, 3 भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 15 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 5। तो ये हमारा चौथा वाला इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशंस के हमें सबसे पहले ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट सीख लिया आपने, आपको वेरिएबल अलग करना है और नंबर को अलग करना पूरी तरीके से। ये करने के बाद सबसे पहला हमारा ग्राफ है वो है x = -4। पहला वाला ग्राफ है x = सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लिखना, y = हो जाएगा, तो ये y = 5 हो जाएगा। सबसे पहला ग्राफ है x = -4, तो यहाँ पे x का वैल्यू -4 है, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लेंगे और y एक्सिस के पैरेलल x = -4 से जाता हुआ एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। आप स्केल के मदद से अच्छे से ड्रॉ करना, मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं तो मैं फ्री हैंडली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन आपको बना, दिस लाइन इज x = -4। आई होप सो आप समझ पा रहे हो। ठीक है, सेकेंड लाइन है y = 1, मतलब y1 कहाँ है, y1 ये है, तो ये हमारे x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा जो y1 में से जाएगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये बन गया y = 1 वाला लाइन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y = 1।
उसके बाद है x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, मतलब वो होता है -1.5, मतलब 1 और 5 के बीच में बट निगेटिव में, तो -1.5 कहाँ होगा, तो आपको x इज इक्वल टू -1.5 आपको यहाँ मिलेगा। मतलब ये वाली जो लाइन होगी हमारी वो कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू -3/2, और उसके बाद जो लाइन है y इक्वल्स टू 5 वाला लाइन, तो y इक्वल्स टू 5 वाला लाइन ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो इतने से काम आपका होने वाला नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में और भी आपको कुछ पूछा है, दैट इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, मतलब लाइनें जहां पे मिल रही है उस पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से शो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात करते हैं। ये वाले पॉइंट का x एक्सिस क्या है, -4, मतलब -4, और y एक्सिस क्या है, -5, तो ये पॉइंट होगा -4,5। उसके बाद जो हमारी लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो x एक्सिस क्या है -4 और y एक्सिस क्या है 1, तो -4,1। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो x एक्सिस क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, ये वाला जो हमने पॉइंट अभी यहाँ पे बनाया था, ये कौन सा पॉइंट है, -3/2 वाला पॉइंट है। तो x एक्सिस क्या है -3/2 और y एक्सिस क्या है 5, तो ये होगा -3/2, 5। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेम x एक्सिस -3/2 और y एक्सिस कितना है 1, तो यहाँ पे y एक्सिस होगा 1, तो ये वाला पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से जहां पे लाइनें मिल रही है, जहां पे आपकी लाइनें मिल रही है वो वाले पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट से आपको क्या करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को, जहाँ पे लाइनें आपकी मिल रही है उन सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट से क्या कर दिया है, जहाँ पे देखो ये वाली लाइन यहाँ पे मिल रही है तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और कौन सा पॉइंट बची, हाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भी देखो ये वाला पॉइंट, जिसको हमने ये वाले को इस वाले कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपको उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट करना है। तो कितना बढ़िया सा खूबसूरत सा क्वेश्चन था और एक सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करना, खुद से सॉल्व करना, ओके, जितनी बार हो सके उतना प्रैक्टिस करना। फाइंड द कैपेसिटी, वापस से मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था और ये तो वही क्वेश्चन है यार, अभी जो सॉल्व किया हमने एक ही जगह पे कर दिया सारा का सारा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक वाला क्वेश्चन था ये, तो कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट अभी हमने सॉल्व किया, अभी हमने अच्छे से ग्राफ बना के सॉल्व किया, वो क्वेश्चन है ये वाला। और लेट्स मूव टुवर्ड द बी वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 6 मार्क्स का, कोई भी 2 सॉल्व करने हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, निकालना नहीं, दिया हुआ है 500 स्क्वायर यूनिट। ब्रेड्थ आपको दे रखा है, हाइट आपको दे रखा है कितना, ब्रेड्थ 6, हाइट 5, और आपको निकालने बोला है लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अपने जमीर को पूछा, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है दोस्तों, देखना ध्यान देना, 2L × B प्लस B × H प्लस H × L, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसमें से हमें L पता है 6, ब्रेड्थ पता है 5 और टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू डायरेक्ट पता है 500। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 500 लिखेंगे, यहाँ पे 2, L का वैल्यू 6 हमें पता है, ब्रेड्थ का वैल्यू 5 पता है, ब्रेड्थ का वैल्यू 5 पता, हाइट हमें नहीं पता है, वापस से हमें हाइट नहीं पता है, यहाँ पे एक सेकेंड, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है, एक्चुअली हमें लेंथ नहीं पता, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, एक्चुअली हमें क्या नहीं पता है, हमें लेंथ नहीं पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात को समझना जरूरी, लेंथ नहीं पता है, इसका मतलब पता हमें ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ 6 हो गया और हाइट 5 हो गया, और हमें क्या नहीं पता, लेंथ नहीं पता, लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। तो लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेड्थ हमें 6 पता है, हाइट हमें 5 नहीं, हाइट हमें 5 पता है, और लेंथ हमें नहीं पता। दैट्स इट, लिख दिया अच्छे से अपन ने 500। यहाँ पे 2 देखो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अंदर बचेगा ये 6L और ये कितना है 5L, तो 6/L और 5/L ऐड होगा तो ये 11 टाइम्स L हो जाएगा और प्लस 6 × 5 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, तो यहाँ पे ये 250 आया, ये प्लस 30 है, इक्वल टू के इधर अगर इसको प्लस 30 को फेंकेंगे अपन तो ये -30 बनेगा और यहाँ पे हमारा 11L होगा।
250 में से 30 गया तो 220 बचेगा और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके डिवाइड होगा। 11 वन जा, 11 टू जा और एक जीरो ऊपर का बचा तो 20 आ जाएगा। बट आंसर में लगाऊंगे यूनिट, क्योंकि लेंथ और हाइट का यूनिट भी यूनिट ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा लेंथ का वो आ जाएगा 20 यूनिट। और सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करके भी बताया है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें नहीं निकालना था, हमें लेंथ निकालना था। ठीक है, prove that the segment joining the center of circle and midpoint of chord perpendicular to the chord। अभी हमने इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए थे, अभी यहाँ पे आपको प्रूव पूछा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड के ऊपर, उसके कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट मतलब बीच वाले पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तो वो जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, वो सेगमेंट वो जो लाइन कनेक्ट हो रही है, वो लाइन जो हमने कनेक्ट की है, वो लाइन हमारे कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये प्रूव करके बताओ। तो सिंपली हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ओ, ए, बी और डी लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है क्या प्रूव करने बोला, प्रूव दैट सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड। तो मतलब सेगमेंट एक ज्वाइन कर रहे सेगमेंट सेंटर से लेके कहाँ पे, कॉर्ड के मिड पॉइंट तक। तो ये बात गिवन है और प्रूव क्या करना है कि भाई वो परपेंडिकुलर होता है, प्रूव करो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे गिवन आपको दे रखा है कि जो यहाँ पे हमने सेगमेंट ड्रॉ किया, सेगमेंट ओडी जो हमने ड्रॉ किया है, उसका जो डी है इज मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट है हमारे ए बी का। ये बात गिवन है क्योंकि यहाँ पे लिखा सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड। मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड मेंशन है, मतलब जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का। दैट्स मीन दैट इज, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एडी जो है वो हमारे डीबी के बराबर होगा। एडी जो है हमारे डीबी के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, मिड पॉइंट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये होगा, ये बात गिवन में आपको लिख देनी है। ठीक है ना। अब दूसरा बात देखो, यहां से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब आपको कनेक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ओके चलो अभी डायरेक्ट हम टू प्रूव पे आते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। मतलब ये जो ओबी है वो हमारे ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया, या देखो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड लिखा हुआ, प्रूव करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ की तरफ बढ़ने के लिए पहले सबके पहले ए ओ को कनेक्ट करना है और ओ बी को कनेक्ट करना है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे कनेक्ट ओ ए एंड ओ बी। ये तो हो गया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। ओ बी लिखना है, ओ डी नहीं, कर दिया। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी ओ डी ए। अच्छे से डायग्राम में देखो, आपको ट्रायंगल दिख जाएगा। और ओ डी बी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको देखना है ओ डी ए। देखो ओ डी ए ये वाला ट्रायंगल हो गया पहला वाला, और ओ डी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में अच्छे से देखने के बाद आपको पता चलेगा जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगा, ओ ए है जो ओ बी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो भाई ये रेडियस है सर्कल का और ये भी सर्कल का रेडियस है, और दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। तो भाई सर्कल के तो हजारों रेडियस बना दो, सारे एक दूसरे से क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ओ ए जो है वो हमारे ओ बी के बराबर होगा। और रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये हम रीजन लिख देंगे यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा वाला ओडी जो है वो ओडी जो है एडी जो है वो किसके बराबर होगा, डीबी के बराबर होगा। सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे डी क्या मिड पॉइंट है हमारा, तो मिड पॉइंट है तो वो आपस में बराबर होंगे। तो एडी जो है वो हमारे डीबी के बराबर होगा। और ऐसा क्यों होगा, गिवन में ये बात हमें बताई थी कि डी मिड पॉइंट है हमारा। और उसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमारा ओडी क्या होगा, ओडी दोनों ट्रायंगल के लिए, ओडी जो है हमारे दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड होगा। भले इस ट्रायंगल की बोलूंगा तो भी ये साइड है और इस वाले ट्रायंगल की भी ये साइड है, तो ओडी हमारा कॉमन साइड होगा। तो ओडी इक्वल्स टू ओडी इज अ कॉमन साइड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल्स दे रखा है, हमारा जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दे रखा है दैट इज ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ डी बी के। कौन सा टेस्ट, बाय
SSS टेस्ट, साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब एक दूसरे से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं, मतलब यहाँ का ये डी वाला एंगल और यहाँ का ये डी वाला एंगल आपस में सेम होगा। बट यहाँ का डी वाले एंगल का नाम क्या होगा, तो यहाँ के डी वाले एंगल का नाम होगा ODA और यहाँ के डी वाले एंगल का नाम होगा ODB। ये ध्यान रखना भाई, डी सेम हुआ मतलब ये नहीं कि पूरा एंगल सेम हुआ, ये वाला एंगल अलग है और ये वाला एंगल अलग है। तो ये होगा ODA किसके बराबर हो गया, ODB के बराबर हो गया। ODA एंगल, देखो ये एंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों में फर्क है। और एंगल ODB दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बराबर। और रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब जरा डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे जो आपको ये वाला एंगल दिया है वो है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये इस लाइन पे बना हुआ है, मतलब ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे। इसका मतलब आपका जो ODA है और प्लस ODB है, दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर एंगल, एक ही लाइन में एंगल है कि नहीं है। और अगर दो लीनियर एंगल 180 डिग्री है, लेकिन हमें यह भी पता है कि ODA और ODB तो बराबर है, इसका मतलब मैं ODB के जगह पे ODA लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर तो हमने पहले से प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया और ये भी हमारा क्या है, ODA है और सामने क्या है, 180 डिग्री है। अब एक बार ODA कितने हो जाएगा, 2 बार ODA हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ODA का वैल्यू आएगा 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। और भैया ODA का वैल्यू अगर 90 डिग्री आता है ट्रायंगल में, देखो ODA कहाँ पे, ये रहा आपका ODA, और ODA का वैल्यू 90 डिग्री आता है, इसका मतलब OD हमारा AB के परपेंडिकुलर हो गया। और वही तो हमें प्रूव करना था कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD हमारा परपेंडिकुलर हो गया AB के, तो हैंस प्रूव OD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ सेगमेंट कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है, तो इतना सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल तो नहीं, प्रैक्टिस करना है, समझना है, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो ही मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हमने पूरा आपको समझा दिया। वीडियो को लाइक कर लेना है, लाइक, कम ऑन लेट्स डू इट गाइस। जलो मत यार, तुम लाइक नहीं करते हो यार, जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, जिनके लाइक ज्यादा, उनको लाइक तुम करते हो। जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पानी और डाल रहे हो, और जहां पे कमी है उसको नहीं कर रहे हो यार, बहुत पाप लगेगा तुम लोग को। ठीक है, अगर वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हो तो 22 × 5 का आंसर बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो के इस लेवल पे पहुंचे थे। कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ये 110 जो बताएंगे ना, मैं समझ जाऊंगा वीडियो के इस लेवल पे आप पहुंच चुके थे। ठीक है ना, आपको ग्राफ दे रखा है नीचे, लाइन LM इज पैरेलल टू Y एक्सिस, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लाइन LM है, यहाँ पे आपको दिखेगी लाइन LM, ये लाइन LM दिख रही है, ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, इसके लिए इस लाइन का नाम है LM, Y एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है आपको, Y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो लाइन LM हमारे Y एक्सिस के पैरेलल है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन LM फ्रॉम Y एक्सिस, लाइन LM का Y एक्सिस से कितना दूरी है, मतलब आपको ये दूरी की बात करिए, अरे कॉमन सेंस है भाई, ये दूरी कितना है, ये दूरी 0 से शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, मतलब 1 2 3, यस। तो आप लिख दोगे 3 यूनिट का दूरी है, कितने यूनिट का दूरी है, 3 यूनिट का, हो गया पहले का आंसर। दूसरा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड R, भैया P किधर है, ये रहा P, ये रहा R किधर है, R ये रहा R। अब आप कमेंट करके भी बता सकते हो, आई होप सो, इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि यहाँ पे जो आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका अच्छे से देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है आपका 3। और ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट मतलब सामने वाला पॉइंट, इधर देखने का बच्चा, इधर देखने का 3,2 हो गया, दैट्स इट। अभी पूछा Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 होगा, तो 3,-1 ये हो गया Q का भी हमें। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को जहां बोला है वहां पे फेंक के मारेंगे इसको। P का क्या आया, P का क्या आया, P का आया 3,2। ओके, R का पूछा तो R का अभी देख लेते हैं, R ये रहा R पे क्या है, R तो x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस में सिर्फ x का कोऑर्डिनेट होता है, y तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका R का 3,0। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस बताना x कोऑर्डिनेट ऑफ L और M का। तो पहले देखते L का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ L, ठीक है, और फिर हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ
m, और फिर हम उनका डिफरेंस लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ l क्या होगा, चलो l का x कोऑर्डिनेट देखते हैं। l का x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे देखो 3 है ना, तो ये हमारा l है, तो l का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट के बारे में चर्चा ही नहीं करते अभी फिलहाल। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ l हो जाएगा 3, और x कोऑर्डिनेट ऑफ m m m m m m ये रहा, m का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m का भी x कोऑर्डिनेट देखो यही मिलेगा, मतलब वो भी 3 हो गया। और अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है भाई, डिफरेंस बताओ। क्या बोला क्वेश्चन में, डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या होगा भाई, 3 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ l इज 3, x कोऑर्डिनेट शॉर्टकट में मैं बस समझा रहा हूँ, आप समझदार हो यार, और उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 3 माइनस 3 0, दैट्स इट, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। हाँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को पता है, टेबल याद कर लेना भाई, वो जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल दिया ना बुक में, वो याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, होता है ना, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, वैल्यू याद कर लेना। और sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 1/√2, सेम होता है, 45 पे sin और cos सेम होते हैं, ठीक है। चलो भाई वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैसे का वैसा, tan 45 होता है 1 प्लस cos 45 होता है 1/√2, sin 45 होता है 1/√2, दैट्स इट, प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो तो क्या बचेगा 2 × 1, मतलब आंसर भी आ गया। लो, चिंदी क्वेश्चन, चिंदिएस्ट क्वेश्चन एवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 NA2, 4 मार्क्स का एक सवाल आएगा, लेट्स स्टार्ट। सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, सर्कल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। 2 इक्वल कॉर्ड आर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 2 कॉर्ड है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी है फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड की लंबाई बताओ। देखो सिंपल सा मैं डायग्राम पहले बनाता हूँ आपके लिए, चलो पहले डायग्राम सर्कल बना देते हैं। एक सर्कल, खूबसूरत सा सर्कल, खूबसूरत से बच्चों के लिए खूबसूरत सा सर्कल। सर्कल का जो है रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, रेडियस 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। 2 इक्वल कॉर्ड, 2 इक्वल कॉर्ड है, 2 सेम लंबाई के कॉर्ड है, तो ले एक कॉर्ड और सेम लंबाई का दूसरा कॉर्ड, सेम लंबाई का दूसरा कॉर्ड। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम लंबाई नहीं बदलनी चाहिए ना अपनी, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी कर लिया। सेम लंबाई का दूसरा कॉर्ड, लो भाई दो, ये लो, सेम लंबाई का दूसरा कॉर्ड कर लिया, 2 से कॉर्ड है, सेम लंबाई का कॉर्ड है, ये भी अपना यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओके, ये हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो सेंटर बना लेते हैं सर्कल का, ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है। एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब दोनों कॉर्ड सेंटर से कितने दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ये भी 5, ये भी 5 है। कॉर्ड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लंबाई बताओ। भाई सिंपल सा एक सवाल बता दूं, 2 इक्वल कॉर्ड, दोनों कॉर्ड बराबर है ये बोला है, तो भाई किसी भी एक कॉर्ड की लंबाई पता तो दूसरे कॉर्ड की पता चल जाएगी, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था उनको, लेकिन बोला है तो चलो किसी एक ही कॉर्ड का लंबाई निकालेंगे। भाई देखो, अगर कॉर्ड का लंबाई सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारी कॉर्ड है, तो ध्यान रखना कोई भी लंबाई जो हम ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की लंबाई हमेशा हम परपेंडिकुलर देखते हैं, टेढ़ा कभी नहीं देखते, परपेंडिकुलर देखते हैं, तो वो लंबाई ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 5 है, ये पूरा लंबाई 5 हो गया आपका, ध्यान समझा। अब दूसरा है रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो सबको दिख रहा है ये रेडियस है सेंटर से लेके, तो ये 13 होगा। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें ये वाला साइड पता चल जाएगा। अब सेंटर से लेके कॉर्ड तक ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो अगर ये पता चल गया तो इसका डबल करेंगे तो ये पता चल जाएगा, और ये पता चल गया तो हमें पता दोनों कॉर्ड बराबर है, तो ये कॉर्ड भी हम बता देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो सिंपल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, दैट इज OBA, और ये 13 सेंटीमीटर है। OBA में OA क्या है, OA हाइपोटेनस है, OB परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है AB है। OA का वैल्यू 13 का स्क्वायर हो जाएगा, OB का वैल्यू 5 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर वैसे का वैसा, ये 169 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25, और यहाँ पे बचेगा AB का स्क्वायर। 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, और 1 यहाँ पे वैसे का वैसे बचेगा, तो यहाँ पे आपको AB का स्क्वायर मिल जाएगा 144, मतलब AB का वैल्यू मिल गया 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, सिंपल सा।
सिंपल था, सेंटीमीटर लिखना भूलना मत क्योंकि यूनिट दे रखा सेंटीमीटर। बट यहाँ पे ए भी आपको मिला है 12, तो मुझे बताओ कॉर्ड क्या होगा, ये पूरा कॉर्ड का नाम दे देते हैं लेट्स से डी। तो एडी जो हमारा कॉर्ड है, एडी जो हमारा कॉर्ड है वो हो जाएगा 12 का डबल, 12 का डबल। अभी रीजन सब मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। क्या क्या रीजन था कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड दो को बराबर हिस्से में बांटता है, तो वो डबल ही होगा। तो कॉर्ड मिल गया, एडी कॉर्ड मिल गया। अगर आपको एडी कॉर्ड मिल गया, ये दूसरा वाले कॉर्ड का नाम पीक्यू दे देते हैं, तो अगर एडी कॉर्ड यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे पीक्यू कॉर्ड भी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि अगर दोनों कॉर्ड का सेंटर से दूरी सेम है, दोनों कॉर्ड का अगर सेंटर से दूरी क्या है, सेम है, तो दोनों कॉर्ड आपस में भी बराबर होता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने आंसर निकाले दोनों कॉर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेम कोऑर्डिनेट। अभी हमने क्वेश्चन किया था यार, क्या बोला था मैंने, दो बार, एक ही पेपर में दो बार आया है। x + 2 = 0, मतलब x = -2 हो जाएगा, +2 को इधर भेजो, ठीक है। y - 3 तो यहाँ पे y = 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 को इधर भेजोगे -9 होगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो दे रखे डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू -9/2 आएगा। और यहाँ पे ये -20 इधर के 20 होगा, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 आएगा। अब इन सब पॉइंट्स को हम ग्राफ के फॉर्म में अपने एक्सिस पे रिप्रेजेंट, जैसे कि x = देखो -2 है, तो -2 कहाँ, x का वैल्यू -2 कौन सा है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, है कि नहीं है। फिर दूसरा वाला क्या है, y = 3, तो y = 3 ऐसे बनेगा, है कि नहीं है। तो ये वाला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सो आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना, सारे पॉइंट। जैसे -9/2 का मतलब होता है 9 का आधा होता है 4.5, तो 4 और 5 के बीच में, -4 और 5 के बीच में, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये आपका आएगा -4.5, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ही दिया था, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर डीप वेल जिसका डायमीटर 1.4 मीटर, उसको डग किया, मतलब यहाँ पे देखो कि कुआं था 10 मीटर गहराई का, 10 मीटर गहराई के कुएं में से सारा मटेरियल निकाला और बाहर ऐसे जमा किया, और बाहर जमा करके वो मटेरियल कुएं के आसपास एक क्यूब के फॉर्म में, एक क्यूबॉइड के फॉर्म में जमा हो गया। ये सारा का सारा मटेरियल गंदगी ऐसे, इस गंदगी ने क्यूब ऐसे क्यूबॉइड का शेप ले लिया, ऐसा गंदगी मिट्टी निकालते गए और जमा करके गए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डग इन द फील्ड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग स्प्रेड इवनली, अच्छे से फैल गया, एडजॉइनिंग रेक्टेंगुलर फील्ड के फॉर्म में फैल गया। द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ, यहाँ पे लेंथ आपको दे रखा 55, मतलब जिस फॉर्म में फैला उसका लेंथ 55 दे रखा है, और ब्रेथ आपको दे रखा 14 दे रखा है। व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई कितनी होगी वो बताना है, मोटाई मतलब हाइट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है यार कि कुएं में से जो भी मिट्टी आप निकालोगे, किसी भी चीज को, पानी भी अगर आप एक मटके से दूसरे मटके में डालते हो, तो आप एक तरीके से क्या ट्रांसफर कर रहे हो, वॉल्यूम ट्रांसफर कर रहे हो। 1 लीटर बोतल का पानी अगर आप 1 लीटर बोतल का पानी बाल्टी के अंदर डाल दोगे, तो 1 लीटर का पानी 1 लीटर ही होगा ना, 2 लीटर तो नहीं बन जाएगा। हाँ मानता हूं कि बाल्टी का जो भी शेप होगा वो पानी शेप ले लेगा, शेप बदलने से वाटर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, मतलब शेप कोई भी हो, मिट्टी का वॉल्यूम शेप चेंज नहीं होगा। पहले जो वॉल्यूम था वो कुएं के फॉर्म में था, कुआं कैसे शेप का होता है, सिलेंडर, तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, अब वो किसका शेप ले लिया, मिट्टी ने क्यूबॉइड का शेप ले लिया, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। बट यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू थोड़ी बदलेगा, तो इस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सभी को पता है, वेरी गुड, सर्कल का एरिया इंटू हाइट, मतलब πr²h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, रेडियस कितना दे रखा कुएं का, रेडियस नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 1.4 का आधा, देखो 14 का आधा 7, एक नंबर के बाद पॉइंट मतलब 7 के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट मतलब 0.7 रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियस होगा यहाँ पे वो होगा 0.7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है, तो अपना कुएं का हाइट है 10, तो ये डेप्थ मतलब हाइट, कुएं का हाइट जमीन में लो या हाइट ऊपर लो, डेप्थ मतलब हाइट ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो हमें दे रखा है क्यूबॉइड का लेंथ दे रखा है 55, ब्रेड्थ दे रखा है 14, और थिकनेस मतलब क्यूबॉइड का हाइट निकालने बोला है, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड मतलब यहाँ पे हम थिकनेस को h लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो क्यूबॉइड का थिकनेस को हमने ले लिया h, ठीक है, थिकनेस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तो हमें थिकनेस मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, वॉल्यूम बदलेगा नहीं, ठीक है। तो चलो 22/7, 0.7 दो बार, स्क्वायर है तो इसके लिए 2 बार लिखेंगे, 0.7 2 बार, 10
और आपको पता है 55 और 14 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा 55 और 14 डिवाइड में, ठीक है, समझदारी वाली बात है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि 7 वंजा, ये भी 7 वंजा होगा बट पॉइंट एक नंबर के बाद 0.1 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 वंजा, ये 7 वंजा तो होगा लेकिन पॉइंट है तो 0.1, और ये 7 टू जा हो जाएगा, तो 0.1 दो बार आ गया ऊपर। क्या क्या बचा ऊपर, 22 बचा। 0.1 दो बार आया, 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वंजा 1 होगा, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट इधर है और एक नंबर के बाद पॉइंट इधर है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 0.01 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, यहाँ पे 10 और नीचे बचेगा 2, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, 2 वंजा 2 11 सा, सिंपल सा, और ओके नीचे एक और बचा 55 भी बचेगा अपना ना, ये 55 है, तो ऊपर बचा 11। अब देखो 0.1 इंटू 10 करूंगा तो 10 के बाद एक जीरो, मतलब एक पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, 0.01 इंटू 10 0.1 हो जाएगा, तो ये 0.1 हो गया आपका, ओके। और नीचे आ गया 55, 11 वंजा 11 5 था, तो ऊपर बचा 0.1 और नीचे बचा 5। अब देखो ये पॉइंट को अगर हटाना है तो ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 0.1 इंटू 10 तो 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 10 हो जाएगा आपका 50, और अभी आ गया आपका h का वैल्यू, तो 1/50 आएगा। अगर आप चाहते हो इसको और अच्छे से सॉल्व करना तो अब आप और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर नीचे 10 से करोगे ये 10 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखो ऊपर 10 है और ये 5 को सोचो, 10 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 2 होता है, बच्चा जानता है, बट नीचे कितना बचा है, 0 बचा, मतलब 100 से और डिवाइड करना है, मतलब 2 बार पीछे आएंगे, 0.0, क्योंकि देखो 100 है तो यहाँ पे हमें 2 बार पीछे आना पड़ेगा, तो 0.0 हाइट हमारा ये आ गया। हाइट किस में आएगा, मीटर में है कि किस में, देखो सारा वैल्यू मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो भी मीटर में आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो कैलकुलेशन का काम था, कैलकुलेशन आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, बट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इस केस में वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई एक चीज था इसको बदल के इसमें डाला तो बताओ उसका ये किया वो क्या, तो ध्यान रखना जो भी शेप है उसका वॉल्यूम बराबर कर लो। क्यूब है और एक तरफ सिलेंडर है तो क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। कौन है और एक तरफ क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वैल्यूम इज इक्वल टू कौन का वॉल्यूम, ये काम करने का ठीक है ना। और फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बहुत सिंपल सवाल है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, आप खुद अभी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, साइन वाई का वैल्यू निकालना, तो पहले साइन का डेफिनेशन सबको पता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई पहले ढूंढेंगे क्योंकि हम वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। अपोजिट क्या होगा, तो ये रहा 8 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला 17, तो 8/17 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कॉस वाई, तो पहले कॉस का डेफिनेशन लिख लेंगे। कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पहले पता कॉस क्या वाई है, तो यहाँ पे अभी वाई लिख देंगे। कॉस वाई किधर गया हमारा, तो यहाँ पे देखो वाई हमारा किधर है, ये रहा हमारा वाई ये रहा। वाई के हिसाब से एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला साइड होगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि हमें ये वाली साइड नहीं दे रहे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा कि हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो 70, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज जेड वाई का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एक्स जेड का स्क्वायर, प्लस हाइट का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, तो एक्स जेड मतलब कितना 17 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर और एक्स वाई हमें नहीं पता, 17 स्क्वायर हो जाएगा 289, ये हो जाएगा हमारा 64 और ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर वैसे का वैसे। अब 289 में से अपन 64 को इधर लेके आएंगे माइनस होगा, और 289 में से 64 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये हमारा 225 बचेगा, स्क्वायर है बराबर, तो 225 इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर, और 225 एक्स वाई का स्क्वायर मतलब एक्स वाई का वैल्यू आ गया 15 क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो एक्स वाई का वैल्यू भी हमें मिल चुका है 15। तो इस तरीके से पहले आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो हमारा एडजेसेंट साइड है 15 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 17। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी साइन जेड का वैल्यू निकालना, तो साइन का डेफिनेशन सबको पता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जेड बोला तो जेड के हिसाब से चलेंगे। चलो भाई अपोजिट जेड के हिसाब से अपोजिट साइड किधर है, जेड ये रहा, अपोजिट साइड ये कितना आया था अपना, अपोजिट साइड 15 आया था ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 17। चलो बचे हुए आप कमेंट करके बता दो, चलो कितना आंसर आएगा बचे हुए का बता दो, चलो ठीक है ना, इजी था। तो हमने इस प्रकार से ये पूरा का पूरा खूबसूरत सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है, और आई होप सो ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और सच में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के बारे में सारे दोस्तों को शेयर करना। हमें जल्दी से जल्दी एक सब्सक्राइबर बोलने नहीं हो रहा है, तुम करते नहीं हो, वर्ड बोलने को नहीं हो रहा है, तो हमें एक अच्छा सब्सक्राइबर काउंट जो अटेंड करना है, और वो आपके हेल्प से पॉसिबल होगा। तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फैमिली मत करो, और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइफ में नई नई चीजें सीखते रहो और एक्सप्लोर करो, लाइफ को समझो, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्चुअली समझो और मजे करो। बाय।